नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से समाजवाद के भीतर ही उलट पुलट रहे हैं। चचा भतीजे की टक्कर है या फिर बिसात है, हो जो भी, लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए। कल मुलायम शिवपाल के करीबी 2 मंत्री को हटाया गया था, आज चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया गया और शिवपाल से पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और राजस्व मंत्रालय भी अखिलेश ने छीन लिया। लेकिन इन सब के बीच मुलायम सिंह यादव ने चिट्ठी लिखकर शिवपाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि इससे पहले अखिलेश यादव थे। यह घटनाक्रम जिस तेजी से है उसमें बहुत सारी बिसात लगातार बिछ रही है। हम चलेंगे अपने संवाददाता के पास भी जानने के लिए कि दरअसल इसके मतलब क्या है। लेकिन आइए, दस्तक में बात आज होगी उस सिस्टम की जो सुधरता ही नहीं है। और क्यों नहीं सुधरता है, कैसे नहीं सुधरता है, बहुत सारी खबरें हर दिन हमारे रिपोर्टर लगातार भेजते हैं। और अपने अपने स्तर पर जब वो तमाम जानकारी देते हैं तो उसमें से जिन खबरों को हमें चुनना पड़ता है उसमें बार बार ये नज़र बहुत साफ तौर पर आता है, इस देश में सिस्टम का मतलब राजनीतिक सत्ता है, राजनीतिक सत्ता का मतलब सिस्टम है। सिस्टम भ्रष्ट हो चला है और उन सब के बीच इस देश में कहा यही जाता है लोकतंत्र, और उसका राग गाया जाता है। आइए खबर दिखलाते हैं, क्योंकि इस देश में नारे बार बार लगाए गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जरा बेटियों की गुहार सुन लीजिए, ये यूपी का माजरा है। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ो और आगे पढ़ो, लेकिन इस स्कूल में टीचर नहीं है। हम कैसे पढ़ें? ये स्कूल इंटर तक है, हम हाई स्कूल में है, मेरा बोर्ड का परीक्षा होने वाला है, हम कैसे परीक्षा देंगे? इसमें टीचर नरेंद्र मोदी और अखिलेश सिंह यादव से कृपया हम हाथ जोड़कर करें, इसमें टीचर मंगवाएं। हम कैसे पढ़ें? हाई स्कूल का मेरा पेपर है, प्लीज टीचर मंगवाने की कोशिश करें। इसमें इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये एक बेटी का गुस्सा है, क्योंकि सीएम हो या पीएम, हर कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने में ही मशगूल है। तब देश की बेटियों का दर्द भी सुन लीजिए। सर, हम 11th में पढ़ते हैं, हम लोग खुद ही आते हैं, खुद ही गेट खोलते हैं, अटेंडेंस खुद ही लगाते हैं, फिर अपने आप से जो पढ़ते हैं, फिर 12 बजे खुद ही छुट्टी करके चले जाते हैं। यहाँ पे पढ़ाई एक भी नहीं होती है। हम लोग 7 बजे आते हैं और फिर 12 बजे चले जाते हैं, अपने आप से अटेंडेंस लगाते हैं। यहाँ पे कोई भी पढ़ाई नहीं होती है सर। जी, बेटियों के इस दर्द को दूर करेगा कौन? इंटर कॉलेज है, कॉलेज की बिल्डिंग है, कॉलेज में दरवाजा है, क्लास में डेस्क कुर्सी भी है, स्कूल की प्रेयर के लिए ग्राउंड भी है, अटेंडेंस रजिस्टर भी है, और कॉलेज आने के लिए बच्चे भी हर सुबह 7 बजे तैयार होकर कॉलेज पहुंच जाते हैं। लेकिन इस कॉलेज में कुछ नहीं है तो शिक्षक नहीं है, यानी पढ़ाने वाला नहीं। आते तो हैं 7:30 बजे, लेकिन स्कूल नहीं खुलता, गेट के बाहर खड़े रहते हैं। 8 बजे स्कूल खुलता है तो हम लोग अंदर आते हैं, फिर प्रेयर होता है। प्रेयर होने के बाद अपने आप अटेंडेंस लगा लेते हैं, फिर जब मर्जी तो अपने आप पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर घर जाते हैं। हाई स्कूल में पढ़ते हैं, मेरी पढ़ाई एक भी टीचर नहीं, से पढ़ाई कुछ नहीं चल रही है। और हम जब स्कूल आते हैं हमसे टीचर भी नहीं आते, अपने आप से गेट खोलते हैं और इसमें बैठते हैं, अटेंडेंस भी अपने आप से ही लगाते हैं। तो बच्चे ही सुबह स्कूल का गेट खोलते हैं, खुद ही प्रेयर करते हैं, खुद ही अटेंडेंस रजिस्टर में उपस्थित लिखते हैं, और खुद ही टीचर की खाली कुर्सी और टीचर के इंतजार में ब्लैक बोर्ड पर वी मिस यू मैम लिखकर हर दिन खुद ही पढ़ाई करते हैं, और दोपहर 12:30 बजे घर चले जाते हैं। यानी फैजाबाद जिले के हैदरगंज बालिका इंटर कॉलेज में सब कुछ है, नहीं है तो बस टीचर। एक जो मैसेज है हमारे पीएम मोदी का कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, इस आंदोलन पे हम कहाँ जा रहे हैं? वो ये मैसेज हमारे जो है डीएम महोदय तक पहुंचना चाहिए। हमारे मंत्री मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बैठे हैं, उनको मैसेज किया जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं? और इस इंटर कॉलेज में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है। पिछले बरस यहाँ 400 छात्राएं थी, तब 2 टीचर हुआ करती थी। जुलाई में दोनों टीचरों का यहाँ से तबादला हो गया, तो ये कॉलेज बिना टीचर के हो गया। अब तो छात्राओं की संख्या घटकर 400 से 200 पर आ गई है। बच्चे अपने आप पढ़ते हैं और 12:30 बजे हम लोग छुट्टी कर देते हैं। आते हैं, प्रेयर करवाते हैं, प्रेयर कराने के बाद रजिस्टर दे देते हैं, रजिस्टर भरती हैं बच्चों का नाम, फिर उसके बाद 12:30 बजे छुट्टी कर देते हैं। उसके बाद हम लोग भी चले जाते हैं। बच्चे अक्सर यही कहते हैं कि टीचर नहीं है, बहुत व्यवस्था करिए। हमने कई बार लिखा पढ़ी की, लेकिन टीचर व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो सीएम पीएम जब देखेंगे तब देखेंगे, उससे पहले फैजाबाद की जिलाधिकारी का ये अंदाज भी देख सुन लीजिए, जो संयोग से महिला ही है।
अब तक ऐसी कोई बात हम लोग के नॉलेज में नहीं आई थी। आज आपने बताया, इसको दिखवा लेते हैं, तो जैसी होगी इसको तत्काल व्यवस्था करा दी जाएगी। तो यूपी के बच्चों को स्कूल बैग से लेकर लैपटॉप तक सरकार बांट सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के प्रचार में करोड़ों लुटा सकती है, लेकिन बच्चों को सरकार अगर कुछ नहीं दे सकती तो वो है टीचर। बनवारी सिंह, फैजाबाद, आज तक। तो स्थिति ये चलिए हम आपको बतलाएंगे दरअसल यूपी में और क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि राजनीतिक तौर पे उठापटक मची हुई है, बालकृष्ण हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण, वजह क्या है? चचा भतीजे की लड़ाई है या फिर एक बिसात है? देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। लगातार ये बात कही जा रही थी कि समाजवादी पार्टी के भीतर खींचतान चल रही है, खासतौर पर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच, और जिस तरह से घटनाक्रम ये हुआ है उससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। पहले जो मंत्री थे जिनमें शिवपाल यादव के मुलायम सिंह यादव के करीबी कहा जाता था उनको हटाया गया। उसके बाद मुख्य सचिव दीपक सिंघल जो शिवपाल यादव के करीबी कहे जाते थे उनको हटाया गया। मुलायम सिंह यादव ने उसके बाद बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की कि शिवपाल यादव को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उसके फौरन बाद जिस तरह से शिवपाल यादव को 3 महत्वपूर्ण विभागों से इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी और रेवेन्यू ले लिया गया, तो ये बात बिल्कुल साफ है प्रसून जी कि समाजवादी पार्टी के भीतर जो खींचतान चल रही है चाचा भतीजे के। वजह आपने नहीं बताई, ये सारी बात तो हम बहुत पहले बता चुके हैं। वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है। वजह बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा चिंता है अपने सरकार की इमेज की। उनको लगता है कि उनका चेहरा सामने है, उनकी इमेज की चिंता है। जिस तरह से हाईकोर्ट ने इन वक्त पे चुनाव की सरगर्मी के बीच में सीबीआई जांच बिठा दी है और सीबीआई की जांच के दायरे में उनकी गर्दन फंस गई सरकार की, उससे अखिलेश यादव खासे नाराज हैं। उनको लगता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो दीपक सिंघल की कुर्सी गई है उसके पीछे भी वजह है कि सीबीआई की जांच जो खनन के मामले में हुई है उससे मुख्यमंत्री खासे नाराज हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सीबीआई जांच के दायरे में शिवपाल नहीं आ जाए इसलिए उनसे हटा दिया गया, पद ले लिया गया। बिल्कुल ये बात कही जा सकती है, क्योंकि सिंचाई विभाग की कई योजनाओं को लेकर ये बात कही जाती रही है कि जिस तरह के दावे किए गए हैं सरकार की तरफ से वो दावे पूरे नहीं हुए हैं। और अब जिस तरह का सख्त रुख कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिखाया है खनन की जांच को लेकर के, उससे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जरूर डर है कि जांच जब आगे बढ़ती है तो पता नहीं कौन कौन उसके दायरे में फंसेगा और किस किस की गर्दन। चलिए, अच्छा बीच में आपने जानकारी दे दी। हम उत्तर प्रदेश की खबरें लगातार चला रहे थे क्योंकि इन सब के बीच मुद्दा उठा बेटियों का। इधर सरकार के भीतर हड़कंप है या खुद को बचाने की एक बिसात है। लेकिन आइए एक स्थिति और आगे बढ़ी है। मसला इतना बड़ा नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, होता क्या है शिक्षा के नाम पर यूपी के भीतर? जरा देश का सच के आईने में उत्तर प्रदेश को खड़ा करके इस रिपोर्ट को देखिए। सरकार लैपटॉप बांट सकती है, स्कूली किताब फ्री में देकर खुश हो सकती है, बच्चों को स्कूली बैग बांटकर घर घर में अपना प्रचार प्रसार कर सकती है, दोबारा सत्ता मिलने पर फ्री में स्मार्टफोन देने का सपना भी दिखा सकती है, लेकिन कुछ नहीं दे सकती तो वह है शिक्षक। क्योंकि देश का सच तो यही कि देश में 1,05,530 स्कूल ऐसे जहां पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक है, और इनमें 15,000 से ज्यादा स्कूल सिर्फ यूपी में हैं, जहां पढ़ने वाले 200 से ज्यादा और पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक। और शिक्षकों का भी क्या हाल, ये खुद ही सीएम अखिलेश यादव ने पिछले दिनों एक स्कूल में पहुंचकर देखा था। वैसे खुद इस दौरे में सीएम ने माना कि यूपी में हर बरस 20,000 करोड़ प्राइमरी शिक्षा पर खर्च होता है, लेकिन बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पा रहे। यूपी में प्राइमरी शिक्षा गहरे अंधकार में है और प्राइमरी टीचर्स आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि खुद सीएम अगर ये कहते हैं तो फिर शिक्षा में सुधार करेगा कौन? क्योंकि हर राज्य में शिक्षा का भी राजनीतिकरण कर राजनीतिक प्रचार के तौर पर शिक्षा को ही इस्तेमाल किया गया। मसलन यूपी में देख लीजिए, लैपटॉप बांटे गए, जवाब नहीं मिला कि छात्रों को इससे फायदा हुआ या राजनीति को। जूनियर कक्षाओं में फ्री किताबें बांटी जाती है, लेकिन वह योजना भी राजनीति के भेंट चढ़ गई। आधा सत्र बीत चुका है, लाखों छात्रों को आज तक फ्री वाली किताब मिल नहीं पाई, तो कई छात्र फटी पुरानी दूसरों की किताब पढ़ने पर मजबूर हैं। के बड़े भैया लोग के पुराने किताब से हम लोग को दी थी, अभी पन्ने फटे भी हैं और कम भी हैं। इस क्लास में से 6 क्लास में गई हैं, अभी तक हमको ये बुक उपलब्ध नहीं हुई है। और अब अखिलेश यादव ने 50 करोड़ के बजट से छात्रों को मुफ्त स्कूली बैग देने की तैयारी की है और दावा है कि 15 अक्टूबर तक बैग दे दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक तैयारी से ऐसा लगता नहीं। और इस कड़ी में सबसे ताजा ऐलान तो स्मार्टफोन का है, यानी उम्र 18 की हुई
तो छोड़िए शिक्षा दीक्षा और बन जाइए वोटर, क्योंकि स्मार्टफोन योजना के तहत 18 बरस या उससे ऊपर के युवाओं को साधने की यह सियासी कोशिश है। नाम भी दिया गया है समाजवादी स्मार्टफोन। मुफ्त में दिया जाएगा, वह भी 2017 की दूसरी छमाही में, यानी सरकार बन गई तो दे देंगे। इसका मतलब यह है कि समाजवादी सरकार बनवाओ और मुफ्त स्मार्टफोन ले जाओ। लेकिन मुफ्तखोरी के इस खेल के बीच यूपी में 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों की कमी से लेकर फैजाबाद फैजाबाद के इस स्कूल में एक टीचर नहीं है, इसके बारे में किसी की कोई रुचि नहीं है और सिस्टम शायद इसीलिए लगता है सुधरता नहीं। उत्तर प्रदेश तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। सीएम बार बार कहते हैं बड़ा प्रदेश है, संभाले नहीं संभलता या संभालने की कोशिश हम लगातार करते हैं। लेकिन दिल्ली तो सबसे छोटा, यहाँ तो केंद्र सरकार बैठी है। दिल्ली में भी एक सरकार बैठी है। हाईकोर्ट ने उस पर भी एलजी को कह दिया कि आप ही चलाइए। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली, आइए हाल देखिए। आधुनिक भारत की यह तस्वीर भी देख लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल की इस तस्वीर को गौर से देखिए। चिकनगुनिया से पीड़ित मरीज को ड्रिप लगी है और देश की राजधानी के अस्पताल में बेड तो दूर, बैठने की जगह तक नहीं, तो सिवाय इधर से उधर भटकने के कोई चारा भी नहीं। कहाँ से हैं आप लोग? ये भी कम से कम क्या बेड नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं, इमरजेंसी से यहाँ भेज रहे, यहाँ से इमरजेंसी भेज रहे, कहीं तो एक जगह तो फिक्स कर। स्ट्रेचर भी मुहैया नहीं कराए। और सिर्फ ये लड़की ही क्यों, कहीं भी मरीजों के बीच पहुंचकर पूछ लीजिए क्या बेड मिला, तो जवाब कुछ ऐसा मिलेगा। खड़े खड़े परेशान हो गए, कोई देखने वाला तो है नहीं यहाँ पे। खड़े खड़े परेशान हो गया, कम से कम आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में ये पर्चा होगा, उस पर देखो टाइम क्या लिखा हुआ है। अब परेशानी की वजह से क्या करें, एक जगह दूर लेटना पड़ रहा है। और इस फहरिस्त में अस्पतालों के नाम भी बदल दीजिए, लेकिन हाल एक सरीखा है, क्योंकि ये दिल्ली है, देश की राजधानी। अस्पताल में परेशान बेहाल मरीज कहीं डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं जैसे तैसे शरीर धरने पर बेड पर जरा सी जगह मिलने को ही खुशकिस्मत खुद को मान रहे हैं। और ऐसे में एम्स के डॉक्टर भी मान रहे हैं कि यह महामारी है। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री तो मानने को तैयार नहीं कि चिकनगुनिया महामारी की दिशा में बढ़ चुकी है। इस बार एपिडेमिक का रूप ले चुका है, क्योंकि एपिडेमिक हम तब कहते हैं जब किसी भी डिजीज का एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाए। तो चिकनगुनिया से पूरे संसार के अंदर एक डेथ नहीं हुई आज तक, आप दिल्ली के अंदर डेथ दिखा रहे हैं, मेडिकली प्रूव करके दिखा दीजिए। तो डॉक्टर से ज्यादा मंत्री महोदय को पावर है तो वह कुछ भी बोल सकते हैं। ये अलग बात कि आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर स्वास्थ्य मंत्री बने सत्येंद्र जैन खुद को डॉक्टर भी मानने लगे हैं। लेकिन सवाल मंत्री के बड़बोलेपन का नहीं, सवाल तो चिकनगुनिया से हो रही लगातार बढ़ती मौतों का है। एक के बाद एक 5 मौत हो चली है। उदय शंकर उम्र 61 बरस, ये दिल्ली के। अशोक चौहान उम्र 62 बरस, ये अलीगढ़ के। आर पांडे उम्र 65 साल, ये गाजियाबाद के। प्रकाश कालरा उम्र 70 बरस, ये मथुरा के। और ईशा उम्र 22 साल, ये दिल्ली की। तो जिस चिकनगुनिया के बारे में कहा जाता है इसका मरीज जान से नहीं जाता, अब उसी चिकनगुनिया से दिल्ली के अस्पतालों में 5 जानें जा चुकी है। और 22 बरस की ईशा की मौत तो 1 सितंबर को हुई थी, जिसकी पुष्टि कल हुई। लेकिन गंगाराम अस्पताल में जैसे ही मरीजों की मौत हुई, अस्पताल ने बिना देर किए तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया कि ये चिकनगुनिया से मौत हुई। 29 पेशेंट दाखिल हुए थे और 29 में से अभी 4 की डेथ हो चुकी है, 3 की। तो ये सवाल हर जहन में उठ सकता है कि पहली मौत 1 सितंबर को हुई, तो फिर 12 दिन तक खामोशी क्यों बरती गई? और इस 12 दिनों के दौर में क्या वाकई और भी मौतें हुई हैं जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई? क्योंकि एक तरफ एमसीडी के आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली में अब तक चिकनगुनिया के 1724 मामले आए हैं, जबकि सच यह है कि देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में ही आने वाले कुल मामलों में चिकनगुनिया के 60% मामले हैं, यानी 1360। और दूसरी तरफ अपोलो, सफदरजंग, आरएमएल, बीएल कपूर, बड़ा हिंदूराव, गंगाराव, आंकड़े हर जगह बढ़ते चले जा रहे हैं। और कुल 3300 से ज्यादा मामले सिर्फ 7 बड़े अस्पतालों में चिकनगुनिया के पॉजिटिव पाए गए हैं। और छोटे बड़े अस्पतालों को मिला दीजिएगा तो आंकड़ा कहीं ज्यादा होगा। लेकिन विडंबना देखिए, ना मौतों का कोई जिम्मेदार, ना फैलते रोगों की जिम्मेदारी किसी पर। हाँ, आरोपों का खेल जारी, खुद को बचाने की स्थितियां तैयार करने की बिसात जारी, और हवाई दावे करने में किसी को कोई परहेज भी नहीं।
जबकि दिल्ली सरकार के पास जो सरकारी क्षेत्र के अंदर बेड है उसमें से भी 40% है, सिर्फ 10,000 बेड हैं। और उसके लिए आप जाके देखिए, पहली बारी जितने भी मरीज हैं फीवर के मरीज, उनके लिए हमने वहां पर ORS का घोल तक पिला रहे हैं। आप जाके वहां पे देखिएगा हमने क्या इंतजाम किए हुए हैं। रियलिटी चेक लगातार होना चाहिए। जो मंत्री जिस बात का जिक्र करता है, किस रूप में झूठ फरेब बोलते चला जाए। आर्किटेक्ट की पढ़ाई की सत्येंद्र जैन ने, मंत्री बने हैं लेकिन डॉक्टर से ज्यादा जानते हैं। दिल्ली में एक भी बेड नहीं है लेकिन कहते हैं 10,000 बेड है। जिम्मेदार है कौन इन मौतों का, यह भी आइए टटोलते हैं जरा। तो एक दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और दूसरे केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, दोनों के दफ्तर दिल्ली में ही, और दोनों की नाक के नीचे इसी दिल्ली में मच्छर अपनी 3 बीमारियां यानी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के साथ कहर बरपा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं, कॉरपोरेशन को सफाई करनी है और केंद्र सरकार को देखना है। तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं उन्होंने जनवरी से लेकर अभी तक 11 एडवाइजरी तो जारी कर दी और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को हर मदद के लिए तैयार है। MCD के 2 मेयर गए थे बाहर, हमसे पूछ रहे क्यों उन्हें सफाई क्यों नहीं करते। मेयर का काम क्या है? MCD का एक ही काम है, 2 काम है बल्कि। एक काम है सफाई करना, एक जेब की सफाई करना। जेब की सफाई करने में लगे हुए हैं। एक बिल्डिंग बनती है, 2-2 लाख रुपए पर लेंटर लेते हैं, 4-4 लाख रुपए लेते हैं। 272 दिल्ली के अंदर काउंसलर्स हैं। वो काउंसलर कर क्या रहे हैं? सफाई कौन करेगा? सफाई करने की जिम्मेदारी सिर्फ MCD की, सिर्फ और सिर्फ MCD की है। केंद्र सरकार ने जनवरी महीने से 11 एडवाइजरीज दी हैं और हर तरीके के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए उनको कहा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को खुद यहाँ मंत्रालय में वो आए थे, उनके साथ MCD और NDMC के लोगों को मैंने बुलाया था। बड़ी डिटेल्ड डेलिब्रेशंस की गई थी और जिसमें मैंने उनको सारी बातों से आगाह कराया था। तो जिम्मेदार है कौन? क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में चिकनगुनिया के 3,000 से ज्यादा मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। किसी भी अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है। एम्स में ही 60% मरीज चिकनगुनिया के हैं। सिम्टोमेटिक पे हमने जो हमारे यहाँ एम्स विभाग, माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने टेस्ट किया है, ऑलमोस्ट 60% केसेस पॉजिटिव हैं। तो मोर देन 1000 जो है एम्स की मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रियों का सच यह भी कि जब दिल्ली बीमार होकर करहा रही है, उसी वक्त दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मदर टेरेसा से जुड़े धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने 2 सितंबर से 6 सितंबर तक रोम चले गए। 7 तारीख को लौटे और 9 तारीख को ही गोवा चले गए। और आज दोपहर जब गोवा से दिल्ली पहुंचे तो शाम में बाकायदा निशाने पर दिल्ली का कामकाज देखने का जिम्मा उठाए LG को ले लिया। सर गौरव बढ़ नहीं है ना कि मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है। सर मैं अभी बुलाता हूँ किसी ऑफिसर को, आने से मना कर देंगे, वो नहीं आएंगे। वो कहते हैं आप क्या चीज़ है, LG साहब की वो करते हैं, जाके सैल्यूट बजाते हैं सबके सब। आप कैसे मान सकते हैं आपके ऑफिस के अंदर आपका जो बॉस आपका ट्रांसफर ना कर सके तो आप डरेंगे उससे? यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के निशाने पर। यूं LG भी दिल्ली में नहीं है, वह तो अमेरिका में है। यानी जिस वक्त स्वास्थ्य मंत्री रोम में, दिल्ली के CM रोम में, उसी वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग भी अमेरिका निकल पड़े, जो अभी तक लौटे नहीं हैं। और इन सब के बीच यह भी सवाल है कि अगर दिल्ली काम नहीं कर रही है तो देश के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा कह क्या रहे हैं। और आज जब सामने आए तो अपनी सफाई में कुछ यूं बोले। कदम उठा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर्स को सारे प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अधिक से अधिक लिक्विड लेने की जरूरत है। इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। यानी एक स्वास्थ्य मंत्री के लिए धार्मिक कार्यक्रम ज्यादा जरूरी या पार्टी का प्रचार लोगों की जान से ज्यादा अहमियत रखता है? तो देश के स्वास्थ्य मंत्री को लगता है उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी, बस उनका काम खत्म। और दिलचस्प यह भी कि गोवा में सत्येंद्र जैन के नाम के जो पोस्टर लगे हैं उसमें लिखा तो यही गया है कि यही वो जनाब हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यानी गोवा में दिल्ली के स्वास्थ्य उपलब्धि ही आधार है और वही ब्रांडिंग है, लेकिन दिल्ली बीमार है। अस्पतालों में डॉक्टर कम है लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं है। मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं है। प्राइवेट डॉक्टरों के दरवाजों पर भीड़ है, मोटी फीस ली जा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री हो या फिर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी लेने के लिए दोनों ही तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे, हिमांशु मिश्रा और पंकज जैन के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक।